नमस्ते। लिंग पहचान से आप क्या समझते हैं? लिंग पहचान तथा लिंग भूमिका में परिवार तथा रूढ़ि युक्तियों की क्या भूमिका है? जब बच्चा अपने बारे में नर या मादा होने का वास्तविक ज्ञान अर्जित कर लेता है तो यह लिंग पहचान की ओर संकेत करता है। लगभग 2 वर्ष की आयु तक बच्चों में लिंग पहचान स्थापित हो जाती है। वह अपने आप को लड़का या लड़की के रूप में पहचानने लगता है। इसके बाद यह पहचान बढ़ती जाती है। लिंग जेंडर एक जटिल प्रक्रिया का पद है। एक जटिल प्रकार का पद होता है जिसके अंतर्गत लिंग रूढ़ि युक्तियों, जेंडर स्टीरियोटाइप तथा लिंग भूमिकाओं, जेंडर रोल्स दोनों को सम्मिलित किया जा सकता है। यौन भूमिकाओं की पहचान इस पर प्रभाव डालने वाले कारक कर पाते हैं। बालक में लगभग 2 वर्ष की आयु तक लिंग पहचान, जेंडर आइडेंटिटी के बारे में धारणा स्पष्ट हो जाती है, अर्थात उनमें लिंग पहचान की स्थापित हो जाती है। बच्चा स्वयं को लड़का या लड़की के रूप में लिंग पहचानने लग जाता है। लिंग भूमिका एवं परिवार यौन आधारित भूमिकाओं को अनेक कारण प्रभावित करते हैं। इन लिंग भूमिकाओं को प्रभावित करने वाले परिवार की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। परिवार निम्नलिखित प्रकार से लिंग पहचान को प्रभावित करता है। पुरुषों पर निर्भरता, डिपेंडेंस ऑन मेल्स। परिवारों में विशेषकर भारतीय महिलाओं को विभिन्न भूमिकाएं निभानी पड़ती है, जैसे पत्नी, बहन, माँ तथा दादी की। यही महिलाओं की नियति फिट होती है। शिक्षा का अभाव, लैक ऑफ एजुकेशन। परिवारों में स्त्री शिक्षा का अभाव भी यौन भूमिकाओं को प्रभावित कर रहा है। शिक्षा को सामाजिक परिवर्तनों का मुख्य साधन माना जाता है। शिक्षा के परिणाम स्वरूप सामाजिक गतिशीलता आती है तथा नए नए अवसर पैदा होते हैं। अतः यौन भूमिकाओं में सुधार के लिए सशक्त औपचारिक शिक्षा की व्यवस्था आवश्यक है। रीति रिवाज। पहले लोग अपने परिवार अर्थात अपने बाल बच्चों के साथ एक समुदाय के रूप में रहते थे, अर्थात सामाजिक गतिशीलता का अभाव था। जीवन निर्वाह के लिए अन्य स्थानीय लोगों के साथ अंतःक्रिया करना एक आवश्यकता थी। परिवार को आधार बनाकर मनोरंजन, त्यौहार आदि के कायम तय किए जाते थे, अर्थात योजना बनाई जाती थी। इस प्रकार क्रियाकलापों में महिलाएं कार्य कर सामाजिक जिद्दंगियों में जाकर रहती थी। बाहरी संसार में सबसे संपर्क का अभाव, लैक ऑफ एक्सपोजर। परिवार में महिलाओं को घर से बाहर निकलने के अवसरों के अभाव का सामना करना पड़ता है। वे बाहरी संसार के समझ में नहीं रहती। परिवार के भीतर रहकर ही अपनी भूमिकाएं निभाती हैं। दूसरे शब्दों में महिलाएं परिवार तक ही सीमित रहती है। बाहर संसार में वे अलग थलग पड़ जाती है। अतः इनमें ऐसी अभिवृत्ति और कौशल, एटीट्यूड, संस्कृति का अभाव विकसित होना चाहिए जो उनके बाहरी संसार का सामना करने में सक्षम बना सके। रूढ़ि युक्तियों के अर्थ, मीनिंग ऑफ स्टीरियोटाइप्स। व्यक्तियों के अनुभवों की व्याख्या करते समय वस्तुओं और घटनाओं के बारे में निर्णय सूचनाओं की सीमित मात्रा के आधार पर लिया जाता है। कोई व्यक्ति ही किसी वस्तु या घटना के बारे में अपने अनुभवों के आधार पर सभी कुछ जानता होगा, लेकिन सूचनाओं की कमी के बारे में कोई व्यक्ति चिंतित होगा तथा जिन वस्तुओं या घटनाओं का प्रदर्शन किया जा रहा है उनमें एक से जैसे पदार्थों और घटनाओं की परिचित विशेषताओं के बारे में सोचना होगा जिनका पहले उससे स्मरण हो चुका है। शब्द रूढ़ि युक्ति, स्टीरियोटाइप का प्रयोग वस्तुओं और घटनाओं के अत्यधिक सामान्यीकृत और अत्यधिक सरलीकृत संप्रत्यात्मक वर्गों के प्रत्यक्षीकरण के लिए किया जाता है। सामाजिक जीवन में रूढ़ियों या रूढ़ि युक्तियों का भूमिका महत्वपूर्ण होती है। समाज मनोविज्ञान में इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लिपमैन 1922 ने किया। उसके अनुसार रूढ़ियों से तात्पर्य तो मन पर बनने वाले विचारों अभिवृत्तियों के चित्र से होता है। इस प्रभाव साकारणिक वैज्ञानिकों ने समर्थन किया, लेकिन यंग 1976 ने हमें बताया कि रूढ़ि और अभिवृत्तियों के बीच कोई वास्तविक अंतर नहीं रह जा पाता। सेकर्ड और बैकमैन 1974 के अनुसार रूढ़ियाँ ऐसी छाप या धारणा है जिसके आधार पर हम व्यक्तियों को निश्चित वर्गों में बांट सकते हैं। यह वर्गीकरण अतिरंजित लेजिस्लेटिव होता है। इनमें व्यक्तियों के एक समूह को निश्चित विशेषताओं के आधार पर पहचाना जाता है। व्यक्तियों का संबंध समूह से होता है। यदि इस समूह का कोई सदस्य नहीं कर्म विद्वान होता है तो उस विशेष व्यक्ति में वो निश्चित विशेषताएं हो या न हो, फिर उस व्यक्ति पर उन निश्चित विशेषताओं को इसलिए थोपते हैं क्योंकि वह एक निश्चित समूह से जुड़ा होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि रूढ़ि युक्तियाँ विशेषताओं का एक संगठन होती है। एक समूह के सदस्यों को विभिन्न विशेषताओं के आधार पर प्रत्यक्षीकृत करते हैं। लिपमैन ने रूढ़ि युक्ति का प्रयोग संदर्भ इस अभिप्राय के अंतर्गत किया था कि वे विचार तथा वृत्तियों को मस्तिष्क में जागृत के होने के पश्चात एक चित्र या प्रतिमा अंकित कर लेती है।
कुपुस्वामी के अनुसार हम क्रूरी युक्तियों को त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण करने वाली धारणा के रूप में परिभाषित कर सकते हैं, जिसके साथ व्यक्तियों के अन्य समूहों के बारे में कोई प्रबल संवेगात्मक भावना जुड़ी रहती है। किम्बल यंग के अनुसार रूढ़ि युक्तियाँ वह मध्य वर्गीकरण करने वाली धारणाएं होती हैं जिनके अनुसार नियमानुसार कोई प्रबल संवेगात्मक भावना, पसंद नापसंद की भावना, स्वीकृति अस्वीकृति की भावना जुड़ी होती है। जहोदा के अनुसार रूढ़ि युक्तियाँ एक समूह के लोगों के प्रति पूर्व कल्पित मतों का संकेत करती है तथा यह अनेक घटनाओं के नए निर्णयों के निष्कर्ष के रूप में नहीं निकलती है, बल्कि यह निर्णय और प्रत्यक्षीकरण के उत्कृष्ट उदाहरण स्वरूप होती है। अतः रूढ़ि युक्तियाँ पूर्व कल्पित मतों का संकेत करती हैं। चार्ल्स बर्ड के अनुसार रूढ़ि युक्तियाँ वर्गों संवेगों से उत्पन्न होती है। जहोदा 1965 के नहीं विचारानुसार रूढ़ि युक्तियों का एक समूह के प्रति पूर्व कल्पित मतों का संकेत करती है। उपरोक्त परिभाषाओं के अध्ययन से रूढ़ि युक्तियों के संबंध में निम्नलिखित तथ्य स्पष्ट होते हैं। रूढ़ि युक्तियाँ ऐसे विचार तथा प्रवृत्तियाँ हैं जो मस्तिष्क में चित्र जागृत कर देते हैं। आधुनिक युग में रूढ़ि युक्ति शब्द के प्रयोग के थोड़ा सा परिवर्तन आया है। फिर किसी भी समूह के प्रति पूर्वाग्रह अधिकतर रूढ़ि युक्तियों का द्वारा सिद्ध और दृढ़ किया जाता है। नकारात्मक अभिवृत्ति नेगेटिव एटीट्यूड और पूर्वाग्रह प्रेजुडिस में अंतर यह होता है कि नकारात्मक अभिवृत्ति सही ज्ञान पर आधारित होती है, पूर्वाग्रह रूढ़ियों पर आधारित होती है। स्मिथ 1982 के अनुसार रूढ़ि युक्तियाँ अंधविश्वासों का एक ऐसा समुच्चय सेट है जो गलत है या अधूरी सूचनाओं पर आधारित है तथा जिसे पूरे समूह के लिए प्रयुक्त किया जाता है। रूढ़ि युक्ति को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि किसी समूह के सभी बच्चों को एक चयनात्मक या अधूरी सूचना के आधार पर जो आधार रहित व असत्य होती है एक ही वर्ग या श्रेणी में रखने की मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया का नाम रूढ़ि युक्ति है। जैसे हिप्पी गंदे होते हैं, अंग्रेज बुद्धिमान होते हैं और आदि श्रेणियाँ रूढ़ि युक्तियाँ कहलाती है। रूढ़ि युक्तियाँ सकारात्मक गुणों पर भी आधारित हो सकती हैं और नकारात्मक गुणों पर भी। जैसे हिप्पी गंदे होते हैं यह सकारात्मक गुणों पर आधारित है, अंग्रेज बुद्धिमान होते हैं यह सकारात्मक गुणों पर आधारित है। रूढ़ि युक्तियाँ केवल अनुमानित होती है और वास्तविक नहीं होता इस रूप में वह किसी समूह के बारे में सत्य को उजागर नहीं करती। रूढ़ि युक्तियाँ विभिन्न प्रजाति समूहों के मध्य भिन्नता को जन्मजात मानकर बनाई जाती है, सामाजिक सीख तथा सांस्कृतिक प्रभाव का आधार मानकर नहीं। जब प्रत्याशित अनुमानित व्यवहार गलत होता है तो उसके साथ सही संबंध स्थापित करना संभव नहीं हो पाता। इससे पक्षपात और पूर्वाग्रह पैदा होता है तथा उनका विकसित होने की संभावना बढ़ जाती है। इस दृष्टि से रूढ़ि युक्तों को सामाजिक बुराई के रूप में समझा या देखा जाता है। किसी भी समूह के सदस्य द्वारा दूसरे समूह के सदस्यों के बारे में बनाई गई रूढ़ि युक्तियों के बारे में उस समूह के सभी सदस्य एक मत होते हैं। लिंग भूमिका और रूढ़ि युक्तियाँ, जेंडर रोल एंड स्टीरियोटाइप्स। लिंग भूमिका में रूढ़ि युक्तियों के अनेक तत्व होते हैं। बच्चे इन सभी तत्वों को एक साथ नहीं सीख पाते। यद्यपि बच्चों में व्यक्तित्व भेदभाव पाए जाते हैं, भेद पाए जाते हैं, तथापि उनमें समान प्रतिमान लगभग एक समान रहता है। यह प्रतिमान बच्चों के संज्ञानात्मक विकास अवसरों व सामाजिक दबावों पर निर्भर करता है। लिंग रूढ़ि युक्तियाँ वह धारणाएं हैं जो हम पुरुष और महिलाओं के बारे में अपने मन में रखते हैं। प्रत्येक समाज पुरुषों से महिलाओं की भूमिकाओं को प्रभावित करता है और इन भूमिकाओं में उन्हें समाजीकृत करता है ताकि प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह स्त्री हो या पुरुष मापदंडों को सामान्य प्राकृतिक मानकर स्वीकार कर ले। जैसे लड़कियों को सहनशील, गृहिणी, नम्र, आज्ञाकारी एवं सौभाग्य सौम्य होना चाहिए, जबकि लड़कियों को मजबूत परिवार का संरक्षक चुस्त व कर्मक होना चाहिए। महिलाओं से अपेक्षित है कि वे सहनशील, सौम्य, आदर वाली, दूसरों की देखभाल करने वाली और आज्ञाकारी हो। वे पुरुषों को खुश करने वाली तथा उनकी आज्ञाकारी हो। वे घरेलू कामकाज तथा बच्चों की देखरेख की जिम्मेदारी उठाने वाली हो। उसका रवैया संतुलित हो, उनका पहनावा एवं बोलचाल का ढंग मर्यादापूर्ण और लड़कों और पुरुषों में से अपेक्षित है कि वे परिवार के महत्वपूर्ण फैसले हैं वे मजबूत हो और अपनी संवेदनाओं को प्रकट न करें। वे परिवार के संरक्षक को वे समान कार्यों तथा संबंधों में पहल कर। लिंग भूमिका रूढ़ि युक्तियों का लड़के एवं लड़कियों पर गहरा प्रभाव पड़ता है।
जिनका वर्णन इस प्रकार है। बहुत से समाज महिलाओं या लड़कियों की तुलना में पुरुषों तथा लड़कों को ज़्यादा महत्व देते हैं। हमारे देश में लड़कियों को की छोटी आयु में शादी हो जाने से वो जल्दी माँ बन जाती है। लड़कियों के स्वास्थ्य पर लड़कों की तुलना में कम ध्यान दिया जाता है। लड़कियों के लिए पढ़ाई करना अनिवार्य नहीं माना जाता, जबकि लड़कों को शिक्षा को प्राथमिकता दी जाती है। लड़कियों से भविष्य में पत्नी या माता की भूमिका निभाने के लिए पहले से ही घरेलू कामकाज में हाथ बढ़ाने की उम्मीद की जाती है। लड़कियों या महिलाओं की ज़मीन या स्लेश जायदाद विरासत में नहीं मिलती, या वैसी जायदाद पर स्वाभाविक हक नहीं जमा पा सकती और ना ही वो अपनी मर्जी से तलाक ले सकती है। या कुछ संस्कृतियों में तलाक के बाद बच्चों की सुरक्षा का अधिकार उन्हें अपनी मर्जी से नहीं मिलता। अपने न्यायिक मंडलों में महिलाओं को कम महत्व दिया जाता है। पुरुषों एवं लड़कियों के साथ भी कई तरह का भेदभाव किया जाता है। महिलाओं की भूमिकाओं में बहुत बदलाव आया है, जो कि पाश्चात्य शिक्षा, नगरीकरण और औद्योगिकीकरण के प्रभाव के परिणाम स्वरूप आया है। इस प्रभाव के कारण प्राचीनता और आधुनिकता में द्वंद्व की स्थिति पैदा हुई है। निसंदेह आधुनिक प्रवृत्तियों का विकास हुआ है। महिला स्वतंत्रता आंदोलनों से भी यौन भूमिकाओं में परिवर्तन हुआ है। इन क्षेत्र में महिलाओं की संभाव्यता बढ़ाने के लिए प्रयत्न किए गए। कई कानूनी प्रावधान भी किए गए, जैसे परिवर्तन राज्य, महिलाओं के कल्याण के लिए निर्मित संस्थान इत्यादि। महिला सशक्तिकरण के लिए बनी योजनाओं के कारण भी यौन भूमिका प्रभावित हुई है। सरकारी संस्थानों के साथ साथ गैर सरकारी संस्थानों में भी ऐसे प्रयास किए गए हैं। लिंग समानता लाने के उपायों का वर्णन कीजिए। लिंग समानता लाने के उपाय। मेजर्स शुड बी टेकन फॉर जेंडर इक्वालिटी। कानून। भारतीय समाज में लिंग भेद कानून पर करते हुए कानून के द्वारा इसे दूर किया जाए। संविधान में दिया गया है कि राज्य, धर्म, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों में कोई भेद नहीं करेगा। समान कार्य के लिए स्त्री वेतन देने की बात कही गई है। लड़की भी लड़कों के समान अपने पिता की संपत्ति का अधिकारी होगी। इसके अतिरिक्त हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, सती निवारक अधिनियम, समान श्रमिक अधिनियम तथा राज्य कर्मचारी बीमा अधिनियम के द्वारा लिंग समानता के प्रयास हुए। अतः आवश्यक यह होगा कि लोगों को इन अधिकारों व कानूनों की जानकारी दी जाए। संचार माध्यमों द्वारा जागरूकता पैदा करना। टू क्रिएट एन अवेयरनेस थ्रू मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। समाज में लिंग समानता के लिए रेडियो, टीवी जैसे जनसंचार साधनों द्वारा ऐसे कार्यक्रम दिखाए जाएँ जिससे महिलाओं को उनकी परंपरागत भूमिका से भिन्न भूमिका दी जाए। महिलाएं नौकरी करते हुए दिखाई जाए, पुरुषों को घर के कामकाज में सहयोग करते हुए दिखाया जाए। लिंग भेद को दूर करने के लिए बनाई गई संवैधानिक व्यवस्था व कानूनों के बारे में जानकारी दी जाए। महिला सशक्तिकरण। वुमेन एम्पावरमेंट। महिलाओं को सशक्त बनाए बिना लिंग समानता नहीं आ सकती। नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर अमर्त्य सेन ने स्त्री और पुरुषों में असमानता के एक साथ कारण बताए, जो कि इस प्रकार है। नैतिकता, उत्पत्ति क्रम, बुनियादी सुविधाएं, विशेष अवसर, व्यवसाय, प्रभुत्व और परिवार से संबंधित दूर करके ही महिला सशक्तिकरण संभव है। उन्हें अपनी मानसिकता भी बदलनी होगी। परस्पर सहयोग, म्यूचुअल कोऑपरेशन। भारत में लिंग समानता के लिए संगठन व आयोग कार्यरत है, जैसे महिला आयोग, महिला सक्षम संगठन और राष्ट्रीय राज्य महिला मानवाधिकार आयोग। इसके अतिरिक्त सरकारी, गैर सरकारी तथा अर्ध सरकारी संगठन भी प्रयासरत है। अच्छा यह होगा कि ये सभी संगठन आपसी सहयोग से कार्यरत हो तथा तभी ये सभी सफल हो सकते हैं। शिक्षा, एजुकेशन। शिक्षा लिंग समानता लाने का सबसे सशक्त साधन है। शिक्षा पुरुषों की सोच को बदलती है कि वे महिलाओं को आदर व समानता की दृष्टि से देखें। महिलाएं भी हीन भावना को दूर कर आत्मगौरव का अनुभव कर सकती हैं। शिक्षा ही महिलाओं में आत्मविश्वास पैदा करती है, स्वयं स्वावलंबी बनने, सफलता के आयाम स्थापित करने के लिए योग्य बनाती है। शिक्षा द्वारा ही लिंग भेदभाव को समाप्त कर लिंग समानता स्थापित की जा सकती है। मुस्लिम समाज की सोच में परिवर्तन। चेंज इन द थिंकिंग ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी। मुस्लिम समुदाय में महिलाओं की दशा अत्यधिक शोचनीय है। उन्हें शिक्षित करना व आर्थिक आज़ादी देना मुस्लिम समुदाय नहीं चाहता। हालांकि पैगंबर मोहम्मद का कथन है कि यदि तुमने एक पुरुष को पढ़ाया तो एक व्यक्ति को पढ़ाया, और यदि एक महिला को पढ़ाया तो पूरे परिवार को पढ़ाया। आज भी मुस्लिम महिलाएं निरक्षरता व पर्दा प्रथा के चलते बदहाली का शिकार है। लिंग समानता के लिए मुसलमानों की सोच को बदलना होगा। पाठ्यक्रम तथा पुस्तकें लिंग समानता के उपाय। चाइल्ड करिकुलम, टेक्स्ट बुक्स एंड जेंडर इक्वालिटी। प्राथमिक, उच्च शिक्षा, माध्यमिक स्तर पर बालक व बालिकाओं के लिए जैसा पाठ्यक्रम होगा। लिंग के आधार पर पाठ्यक्रम में अंतर नहीं होना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 तथा ओवैसी कार्य योजना 1992 में पाठ्यक्रम पुस्तकों व शैक्षिक सामग्री में लिंग भेद के उन्मूलन की बात कही गई है। पाठ्य पुस्तकों की
रचना करते समय लिंग समानता के लिए निम्नलिखित पद्धतियों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। भाषा की पुस्तकों में ऐसी कहानियों को शामिल किया जाए जिससे महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका हो। इतिहास में महान महिलाओं के जीवन प्रसंगों को स्थापित किया जाए। स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास प्रस्तुत करते समय पुरुषों के साथ साथ महिलाओं की भागीदारी का भी प्रभावशाली वर्णन। गणित की पाठ्य पुस्तकों में प्रश्न में केवल पुरुष मात्र के लेकर महिला पत्र भी लिए जाए। प्रमुख महिलाओं से संबंधित पाठ्य विषय वस्तुओं की पाठ्य पुस्तकों में रखे जाए। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की सहभागिता पाठ्य पुस्तकों में अधिक दर्शाई जाए। पाठ्य पुस्तकों में दिए जाने वाले चित्रों में महिला सहभागिता को विशेष महत्व दिया जाए। सहभागी गतिविधियों में लिंग समानता के उपाय। को करिकुलर एक्टिविटीज एंड जेंडर इक्वालिटी। सहभागी गतिविधियों में लिंग समानता हेतु निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। विद्यालय में भाषण, निबंध लेखन आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाए। विषयों का चयन लिंग समानता के अनुसार होना चाहिए, जैसे लिंग समानता, महिला शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, समाज में निर्माण में महिलाओं की सहभागिता, स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं का योगदान आदि। लड़कियों को शैक्षिक भ्रमण पर जाने के लिए प्रेरित किया जाए, इससे उनमें आत्मविश्वास पैदा होगा। सहभागी गतिविधियों में भाग लेने के लिए लड़कियों को भी प्रोत्साहित किया जाए। महान महिलाओं के जन्म दिवस मनाए जाए। विद्यालयों में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाए। लड़कियों को समाचार पत्रों पत्रिकाओं के माध्यम से विभिन्न कार्य क्षेत्रों में कार्य करने वाली महिलाओं के लिए चित्र दिखाए जाए तथा उनसे संबंधित जानकारी दी जाए। राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत लड़कियों के शिविरों का आयोजन हो। नृत्य, गाना, अभिनय जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए अधिक से अधिक लड़कियों को प्रेरित किया जाए। कक्षा कक्ष प्रतिक्रिया छात्र अध्यापक का तकिया के उपाय। कक्षा में लिंग समानता लाने में अध्यापक की मुख्य भूमिका होती है। अध्यापक लिंग संबंधी रूढ़ियों को दूर करना चाहिए। कक्षा कक्ष परिसर में लड़कियों की भागीदारी उचित मात्रा में होनी चाहिए। कक्षा कक्ष में लिंग समानता लाने में अध्यापक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो कि इस प्रकार है। अध्यापक सभी लड़कियों पर समान ध्यान रखिए कि प्रत्येक लड़की कक्षा की प्रत्येक गतिविधि में समान रूप से भाग ले रही है। यदि कोई लड़की गतिविधि में भाग नहीं लेती है तो उसका कारण जानकर उस समस्या को दूर करना चाहिए। यदि कुछ लड़कियां किसी विषय में पिछड़ रही है तो उसका कारण जानकर उसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए तथा उनका समय से प्रोत्साहित करना चाहिए। यदि किसी कार्य के लिए समूह बनाने हैं तो लड़के व लड़कियों के मिले-जुले समूह बनाने चाहिए। अध्यापक द्वारा कक्षा में लिंग भेद को प्रदर्शित करने वाली कथनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अध्यापक का स्वयं का दृष्टिकोण व्यापक होना चाहिए। उनके द्वारा लड़कियों में कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। लड़कियों को भी चुनौतीपूर्ण कार्य सौंपे जाए, जिससे उनमें आत्मविश्वास को बढ़ावा मिलेगा। अध्यापक द्वारा लड़कियों को योग्यताओं के आधार पर उन्हें विभिन्न व्यवसायिक क्षेत्र चुनने के लिए प्रेरित करना चाहिए। अध्यापक लड़कियों के कार्य की तुलना न करें, उन्हें परंपरागत भूमिका से हटकर अन्य भूमिका निभाने के अवसर प्रदान करें। अपना विषय पढ़ाते समय अध्यापक विषय सामग्री के प्रस्तुतिकरण के माध्यम से लिंग भेद को हतोत्साहित करना चाहिए। समाज में विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत सफल महिलाओं को विद्यालय में आमंत्रित विद्यार्थियों को प्रेरणा के लिए अवसर प्रदान करने का सफल लड़कियों में प्रेरणा मिलती है। लड़कियों को प्रेरणा मिलती है। अध्यापक विभिन्न विषयों पर लड़कियों की सामूहिक चर्चा के लिए प्रेरित करना। अध्यापक विभिन्न विषयों पर लड़के व लड़कियों को सामूहिक चर्चा के लिए प्रेरित करना चाहिए। अध्यापक द्वारा अपने लड़कियों को योजनाएं क्रियान्वित करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। लिंग असमानता से क्या अभिप्राय? विद्यालयों में लिंग असमानता का परिचय दीजिए तथा इसके दुष्प्रभाव बताइए। लिंग असमानता का अर्थ, मीनिंग ऑफ जेंडर इनइक्वालिटीज। लिंग असमानता से अभिप्राय है स्त्रियों पुरुषों को अवसर व अधिकारों की दृष्टि से समान समझना तथा केवल लिंग के आधार पर उनमें किसी प्रकार से भेदभाव करना। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि लिंग असमानता से अभिप्राय स्त्री और पुरुष तथा लड़का लड़की में कोई पाई जाने वाली असमानता की कमी या अभाव से, अर्थात स्त्री पुरुष के एक दूसरे के प्रति परस्पर भेदभाव के व्यवहार से है। अतः कहा जा सकता है कि लिंग के आधार पर किए जाने वाले भेदभाव या असमानता के व्यवहार को लिंग असमानता कहा जाता है। हमारा देश पुरुष प्रधान समाज है। यहाँ प्रत्येक कार्य पुरुषों को प्रधानता दी जाती है। प्राचीन काल से ही यहाँ लड़कियों की तुलना में अधिक महत्व दिया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति यहाँ पुत्र की कामना करता है, क्योंकि यह माना जाता है कि पुत्र के बिना व्यक्ति की गति नहीं होती। इसलिए आज भी लड़कियों के जन्म पर अनेक परिवारों में शोक छा जाता है और लड़की के जन्म पर लड़की को एक बोझ समझा जाता है तथा और अनेक परिवार में उनके खान पान तथा शिक्षा दिवस पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता। लड़कों जैसे आज़ादी नहीं दी जाती। गाँव या शहर में उच्च शिक्षा की व्यवस्था न होने से अनेक लड़कियाँ उससे वंचित रह जाती। बचपन में वो अपने पिता के संरक्षण में रहती है। यौन में पति और बुढ़ापे में वो उसके पुत्र उसकी सुरक्षा करता है। ऐसी हमारी मान्यता है। इस प्रकार लड़कियों से संबंधित हमारे विचार असमानता का कारण है। लड़की समानता की समस्या हमारे देश की प्रमुख समस्या है तथा इस समस्या के समाधान हेतु महत्वपूर्ण कदम उठाने जाने की नितांत आवश्यकता है। अतः सामाजिक प्रक्रिया भी लिंग असमानता का कारण है। लिंग असमानता से संबंधित कुछ
उदाहरण सम एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू जेंडर इनक्वालिटीज। प्रशासनिक क्षेत्र एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड, हमारे देश में प्राय सभी महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर पुरुषों का ही वर्चस्व। राजनीतिक क्षेत्र पॉलिटिकल पे भारत के क्षेत्र में भी स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों का प्रति राजनीतिक प्रगति प्रतिशत अधिक है तथा इसके कुछ उदाहरण निम्नलिखित प्रकार से। भारत की लोकसभा में स्त्रियों का प्रतिशत कभी भी 10% अधिक नहीं रहा है। हमारे देश के सभी राष्ट्रपति अभी तक पुरुष ही रहे तथा अब तक केवल एक महिला राष्ट्रपति ही हुई है। जहाँ विद्यालय में लिंग असमानता, जेंडर इनक्वालिटी इन स्कूल। विद्यालय में लिंग असमानता का अभिप्राय विद्यालय पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकों, कक्षा क्रियाओं तथा विद्यार्थी अध्यापक क्रिया में लिंग असमानता से है। पाठ्यक्रम में पाठ्य पुस्तकों में लिंग असमानता देखने को मिलती है। पाठ्यक्रम का बच्चे की लिंग भूमिका निभान करने में महत्वपूर्ण भूमिका होता है। पाकिस्तान ने बहुत से विद्यार्थियों का साक्षात्कार किया गया जिसमें उन्होंने कहा कि वे पाठ्यक्रम में दी गई प्रतिमाओं को अपने लिए मॉडल के रूप में देखती हैं। पाठ्य पुस्तकों में लिखित लिंग असमानता देखने को मिलती है। पाठ्य पुस्तकों में लड़के तथा पुरुषों की अपेक्षा लड़कियों तथा स्त्रियों की प्रतिमाएं कम होती हैं। लड़के तथा पुरुषों की अपेक्षा लड़कियों तथा स्त्रियों की प्रतिमाएं कम होती है तथा सामान्यतः लड़कियों का अनुपात घट जाता है। पाठ्यक्रम तथा पाठ्य पुस्तकों में स्त्री तथा पुरुषों की रूढ़ियुक्त भूमिकाओं में प्रदर्शित किया जाता है। स्त्रियों को प्राय घरों में घरेलू कार्य करते हुए प्रदर्शित किया जाता है जबकि पुरुषों को नेतृत्व या स्वाभाविक भूमिकाओं में प्रदर्शित किया जाता है। पाठ्य पुस्तकों में दिखाई गई यह भूमिका समाज में लड़कियों के लिए उनकी भूमिका निर्धारित करने में मदद करती। पाठ्य पुस्तकों तथा पाठ्यक्रमों में लड़के तथा लड़कियों को सामाजिक रूढ़िवादी भूमिकाओं के अनुसार प्रस्तुत किया जाता है। जैसे लड़कों तथा पुरुषों को आक्रामक, शक्तिशाली, प्रभावशाली, बहादुर प्रदर्शित किया जाता है जबकि महिलाओं को कमजोर, निष्क्रिय, आज्ञाकारी, सौम्य तथा भावात्मक प्रदर्शित किया जाता है। कक्षा कक्ष प्रक्रियाओं तथा अध्यापक विद्यार्थी क्रिया में लिंग असमानता, जेंडर इक्वालिटी इन क्लासरूम प्रोसेस एंड स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन। कक्षा कक्ष प्रक्रियाओं में लिंग असमानता देखने को मिलती है। अक्सर अध्यापक ऐसे कहता है राकेश आत्मविश्वास से परिपूर्ण है और वह एक अच्छा नेता बनेगा जबकि सुनीलता अच्छी गृहिणी बनेगी और बच्चों की अच्छी देखभाल करेगी। अध्यापक कभी भी किसी लड़के के बारे में ऐसा नहीं कहता कि वह बच्चों को अच्छी तरह देखभाल कर सकेगा। प्रत्येक समाज में लिंग रूढ़िवादियों का प्रभाव पड़ता है। बच्चों में कोई भी सामाजिक विभिन्नता नहीं होती लेकिन समाज में लिंग भूमिका निर्धारित किया जाता है जिसका प्रभाव विद्यालय में भी पड़ता है। कक्षा में विभिन्न गतिविधियों में लड़कियों की बजाय लड़कों को भाग देने का अधिक अवसर प्रदान किया जाता है। कई बार अध्यापक के द्वारा लिंग भेदभाव प्रदर्शित करने वाले कथनों का भी प्रयोग किया जाता है। जब कक्षा में समूह बनाए जाते हैं तो लड़कियों तथा लड़कों को अलग अलग समूह बनाए जाते हैं। कक्षा में चुनौतीपूर्ण कार्य ज़्यादातर लड़कों को सौंपे दिए जाते हैं। लिंग असमानता के सीक्वेंसेज ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी। भारत में विद्यमान असमानता की स्थिति के निम्नलिखित दुष्प्रभाव दिखाई देते। प्रजातंत्र की सफलता में बाधा। हमारा लक्ष्य सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक प्रत्येक क्षेत्र में प्रजातंत्र लाना है। प्रजातंत्र समानता, न्याय, स्वतंत्रता, भाईचारे के मूल्य पर आधारित है। इसके अभाव में यह सफल हो ही नहीं सकता। भारतीय समाज में व्याप्त लिंग पर आधारित तथा सामाजिक असमानता की स्थिति प्रजातांत्रिक सामाजिक व्यवस्था की स्थापना के मार्ग में बाधा पैदा कर रही है। समाजवादी व्यवस्था की स्थापना में बाधा। हम भारत में इंदिरा गांधी व नेहरू के सपनों का समाजवाद लाना चाहते हैं। इस समाजवाद का अर्थ है समानता पर आधारित समाज व्यवस्था जिसमें कोई भेदभाव न हो और कोई भी किसी का शोषण न करे लेकिन सामाजिक व आर्थिक क्षेत्र में बढ़ती असमानताओं के कारण समाजवादी व्यवस्था की स्थापना का लक्ष्य पूरा होने में बाधा उत्पन्न हो रही है। राष्ट्रीय एकता में बाधा। भारत जैसे विविधतापूर्ण समाज में लोगों में राष्ट्रीय एकता का होना अत्यंत आवश्यक है। इसकी यहाँ साक्ष्य कि जब हम भारतीय आपस में लड़े उसका लाभ विदेशियों ने उठाया और इस कारण अंग्रेजों ने हमें इतने वर्षों तक गुलाम बनाकर रखा। राष्ट्रीय एकता के लिए यह आवश्यक है कि लिंग के आधार पर असमानता का व्यवहार न किया जाए। नई शिक्षा नीति पर निम्नलिखित द्वारा लिंग आधार असमानता को दूर करने के लिए किए गए प्रयास सभी संवैधानिक व्यवसाय व कानून व्यर्थ है। यदि लोगों को अधिकारों के प्रति सचेत नहीं है तथा अपनी सोच को नहीं बदलते हैं उनमें जागरूकता लाए बिना समाज में असमानता को दूर किया ही नहीं जा सकता। एक संदर्भ में लोगों को सचेत करने का एक ही साधन है और वह शिक्षा के इसी तथ्य को आरोप करते हुए समाज के पिछड़े वर्गों तथा शिक्षा सुविधाओं को पहुँचाने के लिए नई शिक्षा नीति में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। महिलाओं की साक्षरता के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे तथा उन रुकावटों को दूर किया जाए जिनके कारण वे प्राथमिक शिक्षा से वंचित रह जाती हैं।
शिक्षा नीति 1986 तथा संशोधन नीति 1992 के अंतर्गत इस बात की परिकल्पना की गई है कि शिक्षा को महिलाओं के स्तर में मौलिक परिवर्तन लाने हेतु एक अभिकर्ता के रूप में प्रयोग किया जाए। इसके साथ साथ इन शिक्षा नीतियों में महिलाओं को अधिकार दिलाने में सही भूमिका निभाने के लिए शिक्षा प्रणाली और अनुकूल बनाए जाने की भी बात कही गई तथा व्यावसायिक, तकनीकी और तथा औद्योगिक शिक्षा से संबंधित कार्यक्रम में महिलाओं की शिक्षा को विस्तृत तथा और व्यापक बनाने के सुझाव दिया गया है। इसके अतिरिक्त पाठ्य पुस्तकों में महिलाओं के प्रति दुराग्रह तथा लिंग असमानता से संबंधित अंशों को हटाने का भी जोर दिया गया है। अनुसूचित जाति व जनजाति की लड़कियों को राज्य सरकार द्वारा विशेष सुविधाएं दी जा रही है। इसमें 1500 से अधिक छात्रावास चलाए जा रहे हैं। +2 तक तथा कहीं BA तक लड़कियों को निःशुल्क शिक्षा निःशुल्क कर दी गई है। अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए UGC द्वारा विशेष कोचिंग दी जा रही है। इस प्रकार शिक्षा द्वारा असमानता को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त विद्यालयों में जो शिक्षा दी जा रही है उसके उद्देश्य तथा पाठ्यक्रम भी इस प्रकार जाना चाहिए जिससे विद्यार्थियों की सोच को बदला जा सके तथा उनमें सबके साथ समानता का व्यवहार कर सके। अध्यापक का भी कर्तव्य है कि वो अपने व्यवहार द्वारा बच्चों के समक्ष एक आदर्श प्रस्तुत करे। उसका बच्चों के साथ किया गया असमान व्यवहार बच्चों के दृष्टिकोण को भी वैसा ही बना देगा। उसे चाहिए कि वह सबको समान समझे। जैसे ऐसे पाठ्यक्रम सहगामी गतिविधियों को आयोजित करे, इससे असमानता को दूर करने में मदद मिल सके। असमानता को दूर करने की बात अधूरी रहेगी यदि भारत में रहने वाली मुस्लिम महिलाओं की स्थिति पर विचार न किया जाए। वे आज भी शोषण का शिकार तथा पर्दे में रहने के लिए बाध्य हैं। वे अनेक शैक्षिक व सामाजिक समस्याओं से पीड़ित हैं। असमानता की दृष्टि से उनकी स्थिति में सुधार आवश्यक है। अंत में यह कहा जा सकता है कि लिंग असमानता तथा सामाजिक असमानता के लिए किए जा रहे सरकारी व गैर सरकारी प्रयास तक सब व्यर्थ सिद्ध होंगे जब तक असमानता के शोषण के शिकार सामाजिक वर्ग अपने हित की रक्षा के लिए स्वयं आगे नहीं आते। उन्हें पता होना चाहिए कि संविधान तथा सरकार द्वारा उनके लिए क्या विशेष सुविधाएं दी जा रही है। यदि उन्हें इसका लाभ नहीं मिल पा रहा तो इसका क्या कारण है। इस सब के लिए उनका शिक्षित होना जरूरी है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि हम सबके लिए शिक्षा एजुकेशन फॉर ऑल की व्यवस्था करें। जैसे शिक्षा सुविधाएं समाज के पिछड़े व शोषित वर्गों तक पहुँचेगी वैसे हम लिंग असमानता तथा सामाजिक असमानता को दूर करने की दिशा में आगे बढ़ने में सफल होंगे। जरूरी है कि हम लिंग असमानता तथा जातिगत या अन्य सभी प्रकार के अपने भेदभावों को भुलाकर एक हो जाए। राष्ट्रीय विकास में बाधक राष्ट्रीय विकास का अर्थ है राष्ट्र का सर्वांगीण विकास। इसमें राष्ट्र में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का विकास निहित है, पर असमानता के कारण कुछ वर्ग विशेष के लोगों का ही विकास हो पाता है। उदाहरण के लिए आर्थिक विकास की राष्ट्रीय विकास का एक पहलू है कि लेकिन जब समाज में धनी वर्ग निर्धनों का शोषण करता है तो उन्हें अपने से नीचे समझा जाता है, तो आर्थिक विकास में रुकावट पैदा होती है। इसका प्रभाव राष्ट्रीय विकास पर पड़ता है। शिक्षा के सार्वभौमिकरण में बाधक असमानता के कारण अनेक माता पिता अपनी लड़कियों को शिक्षा नहीं दिलाना चाहते हुए घर पर रहकर अपने माता पिता की अनुपस्थिति या अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करती हैं या फिर माता पिता के काम में हाथ बटाती है। इससे शिक्षा के सार्वभौमिकता में बाधा आ रही है। शिक्षा के सार्वभौमिकता में बाधक असमानता के कारण अनेक माता पिता अपनी लड़कियों को शिक्षा नहीं दिलाना चाहते। वे घर पर रहकर अपने माता पिता की अनुपस्थिति में अपने छोटे बहन भाइयों की देखभाल करती हैं या फिर माँ पिता के काम में हाथ बटाती है। शिक्षा के सार्वभौमिकरण में बाधा आ रही है। धन्यवाद।